गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को अगर हम समझे तो यहाँ पे बेसिकली हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे जैसे एरिया हम बढ़ाते हैं, जैसे जैसे स्टडी ऑफ एरिया हम इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे स्पीशीज का रिचनेस या बायोडाइवर्सिटी ये बढ़ते जाती है। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज होती है एक ही एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में, उसको हम डाइवर्सिटी यानी वेराइटी बोलते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट वेराइटीज आपको दिखने मिलेगी जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक एरिया में रह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप इस एरिया में रह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप ये छोटे से ए एरिया में रह रहे हो, ठीक है, ये वाले एरिया में आप रह रहे हो। तो आपने ये एरिया, फॉर एग्जाम्पल आपके आपके इलाके का एरिया है, ये छोटा सा एरिया है, गांव है जहां पे आप रह रहे हो। फिर आपने इस गांव में ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे और गांव इंक्लूड कर दिए तो एक बड़ा शहर बन गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप शहर बनाओगे, जैसे एरिया इंक्रीज करोगे, वैसे स्पीशीज की डाइवर्सिटी बढ़ेगी। मतलब अलग अलग तरीके की नई नई प्रजातियां प्लांट की और एनिमल की आपको देखने को मिलेगी। फिर आप क्या कर रहे हो, दो तीन अलग अलग सिटी यानी दो तीन अलग अलग शहर इन्वॉल्व कर रहे हो तो एक स्टेट बन रहा है। तो बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे शहर इन्वॉल्व करके आप स्टेट बना रहे हो। तो अल्टीमेटली आपका जो डाइवर्सिटी है विद इंक्रीजिंग एरिया वो और ज्यादा इंक्रीज हो रही है और अलग अलग वेराइटी ऑफ प्लांट एनिमल आपको उसमें देखने को मिलेंगे। फिर आपने ऐसे बहुत सारे स्टेट को इंक्लूड करके आपने क्या बना लिया, एक पूरा कंट्री बना लिया। तो एक पूरे कंट्री में आपको और तरह तरीके के जानवर और प्लांट आपको देखने को मिलेंगे, मतलब बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे आपका एरिया ऑफ स्टडी बढ़ता है वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी यानी जो वेराइटी ऑफ स्पीशीज है वो भी बढ़ते जाती है, स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ते जाती है। तो हमने क्या समझा, एक तरीके से इंक्रीजिंग एरिया के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है तो स्पीशीज रिचनेस को हम एस से डिनोट करते हैं। किससे? एस से। तो एस यानी हमारी जो स्पीशीज रिचनेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया से। ठीक है, हमारी स्पीशीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ेगा स्पीशीज रिचनेस जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे थ्योरी में लिखी गई है कि साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड द साइज ऑफ हैबिटेट। तो साइंटिस्ट ये हमेशा एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा ये सोच रहे हैं साइंटिस्ट कि जैसे जैसे यहाँ पे हम देखते हैं एरिया बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी वो बढ़ती है। जैसे जैसे साइज ऑफ हैबिटेट की हम बात करते हैं, ज्यादा होगा साइज ऑफ हैबिटेट, वैसे वैसे स्पीशीज डाइवर्सिटी भी इंक्रीज होती है। इट इज कंसिडर्ड दैट नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, मतलब ये वाली चीज स्पीशीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। It is understood that larger areas may have more resources and can distribute amongst the inhabitant species। तो यहाँ पे बोला है कि भाई अगर आपका एरिया ऑफ स्टडी बड़ा है, अगर एरिया काफी बड़ा है तो डेफिनेटली उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे और ज्यादा रिसोर्सेज में ज्यादा स्पीशीज सर्वाइव कर सकती है। तो ये एक चीज। लेकिन यहाँ पे आखिरी में एक चीज बोलिए कि ये हमेशा सही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसी को बताने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, जर्मन नेचुरलिस्ट थे ये, एक तरीके से मतलब एक जर्मन साइंटिस्ट थे और उन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इनका नाम था, सॉरी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इनका नाम था। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो थे जिन्होंने पहली बार एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी, पेनिसिलिन, है ना। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नाम के ये जो साइंटिस्ट थे, हम्बोल्ट इनका पूरा नाम है, ऊपर देख लेंगे हम एक बार, देखो ये हम्बोल्ट, ठीक है। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नाम के ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया कि किस तरीके से स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप वर्क करता है। तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा स्पीशीज रिचनेस बढ़ती ही जाए। आपने एरिया थोड़ा और बढ़ा दिया, आपकी स्पीशीज रिचनेस बढ़ गई, आपने और बढ़ा दिया, स्पीशीज रिचनेस और बढ़ गई, आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने और बढ़ा दिया। एक टाइम आया जब आपने कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व कर दिए, कॉन्टिनेंट्स जैसे एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बड़े बड़े आपने कॉन्टिनेंट इन्वॉल्व कर दिए। तो हम मान लेते कि चलो अभी भी बढ़ गई स्पीशीज डाइवर्सिटी, है ना। लेकिन एक टाइम के बाद आपने एक पूरा अर्थ इंक्लूड कर दिया, फिर उसके बाद आपने एक पूरा हमारा सोलर सिस्टम इंक्लूड कर दिया, फिर ऐसे दो चार और सोलर सिस्टम इंक्लूड कर दिए, फिर यूनिवर्स इंक्लूड कर दिया। तो क्या ऐसा आप जैसे जैसे ये बढ़ाते जाओगे हमेशा बायोडाइवर्सिटी बढ़ते ही जाएगी? ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है ये कभी बढ़े ही नहीं, कांस्टेंट रहे। तो एक पर्टिकुलर एरिया के बाहर बायोडाइवर्सिटी कभी कभी क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो आप देखते हो कि ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, इसमें आप देख रहे हो कि ये जो वाई एक्सिस दिखा रहा है ये आपका स्पीशीज रिचनेस दिखा रहा है। वाई एक्सिस इज डिफाइनिंग द स्पीशीज रिचनेस, जो स्पीशीज बढ़ रहा है, और एरिया ये दिखा रहा है एक्स एक्सिस, है ना। तो अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे आप यहाँ पे जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे एरिया बढ़ा रहे हो, ये स्पीशीज का रिचनेस भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक पॉइंट के बाद आप क्या देख रहे हो कि एरिया तो आप बढ़ा रहे हो बट स्टिल द स्पीशीज रिचनेस इज कांस्टेंट। यहाँ पे आपका स्पीशीज रिचनेस क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो एक कर्व आपको दिख रहा है, ये जो कर्व दिख रहा है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिख रहा है, ठीक है। और ये नीट में
पूछा भी जाता है, इवन आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम में और एमएसटी सिटी में भी पूछा जाता है कि कौन सा कर्व दिखता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखता है स्पीशीज एरिया रिचनेस में, ठीक है। अब ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व किसको मिला, हमबोल्ट को। हमबोल्ट ने एक तरीके से ये रिसर्च अपना दुनिया के सामने रखा कि भाई हमेशा आप इंक्रीजिंग एरिया के साथ स्पीशीज वैरायटी इंक्रीज होगी ही, ऐसा जरूरी नहीं है। एक टाइम के बाद ये जो है ये कांस्टेंट हो जाता है, तो जो कर्व मिलता है वो एक तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। और इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है ये उन्होंने ये दिया, S इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड। एस का मतलब होता है स्पीशीज रिचनेस की, कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज अवेलेबल है। दूसरा आप देख रहे हो कि सी का मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट यानी ये कहाँ पे, ये जो लाइन है ये कहाँ पे आपकी वाई लाइन को इंटरसेप्ट कर रही है, वाई लाइन को कहाँ पे ये काट रही है, ठीक है। ये लाइन वाई को किधर काट रही है, वो वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होगा, जरूरी नहीं, ठीक है। इसके बाद आप बोल रहे हो ए का मतलब होता है एरिया। जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी, ऐसा हम बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कंटिन्यूअसली होता रहे ऐसा जरूरी नहीं, यही इक्वेशन ये बताता है। दूसरा ये जेड का मतलब होता है स्लोप ऑफ लाइन। ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसका जो स्लोप निकल के आ रहा है वो स्लोप को जेड डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व का इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन से या इस कर्व से बहुत सारी चीजें पता नहीं चल रही थी, तो इसीलिए इसको एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया गया। क्यों पता नहीं चल रही थी, आप देखो यहाँ से ये कर्व हो गया है। अगर मुझे यहाँ पे स्पीशीज देखना है तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे देखना है तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, लेकिन मुझे अगर यहाँ 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 देखना है तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि सारी चीजें एक ही लाइन पे आ रही है, सारी चीजें एक ही लाइन पे आ रही है ना। तो मुझे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक स्लोप बनाना पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वैल्यूज निकाल सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी स्पीशीज रिचनेस मुझे मिली है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहे हम, तो हम इसमें लॉग ऐड कर सकते हैं। अगर हम लॉग ऐड कर दे तो ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे लॉग में देखो, लॉग के बाद एस के बाद लॉग लगा देंगे, लॉग एस, ठीक है। फिर आप सी के बाद भी लॉग लगा देंगे, लॉग सी, ठीक है, लॉग सी। और जो आपका जेड में होता है ना, जेड में जो भी चीज होती है वो आपकी लॉग के पहले आती है, और जो चीजें इनटू में होती है वो लॉग में प्लस में चली जाती है, ठीक है। तो प्लस में आप दोगे जेड लॉग ए। तो ये क्योंकि ए के ऊपर था, पावर में जो चीज होती है वो लॉग के पहले आ जाती है, ठीक है। अब बाकी लॉगरिथम कैसे सॉल्व करना है, जिसको मैथमेटिक्स आता है उनके लिए बड़ा इजी है, जिनको नहीं आता तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपको याद करना है, ठीक है। याद करना है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद क्या होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा चीज है, एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड, ये इक्वेशन है। तो आपने लॉग लगाना है हर चीज के बाद, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी, ठीक है। इनटू है तो प्लस देना है, और जेड पावर में है तो पहले लगाना है जेड लॉग ए, ठीक है। इतना याद कर लो, और इस पे कोई न्यूमेरिकल्स इक्वेशन नहीं आने वाले, बस आपको ये चीज आपको पता होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है। फिर ये जो चीज है इसमें एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है कि एस क्या है, एस स्पीशीज रिचनेस है, ठीक है। ए एरिया है जो कि हम स्टडी कर रहे हैं, जो इंक्रीज होते जा रहा है, बोल रहे हैं हम एस और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और जो हमारा सी है वो वाई इंटरसेप्ट है, जहां पे सी वाई लाइन को कट करता है, ठीक है। और जेड जो है वो हम देख रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब आप देखो कि जिस एरिया में स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होगी वहां पे हमको स्लोप स्टीप मिलेगा, स्टीप यानी खड़ा मिलेगा, ज्यादा स्लोप मिलेगा, ज्यादा रिचनेस बढ़ रही है। देखो ऊपर 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 जा रही है ना लाइन, स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही है, ठीक है। जहां हमको स्पीशीज रिचनेस कम मिलेगी तो स्लोप ऐसा झुका हुआ होगा। तो आप देखो यहाँ पे कोई ज्यादा स्पीशीज रिचनेस नहीं मिल रही हमको, है ना। तो आप देख रहे हो स्लोप वहां ज्यादा होता है, स्लोप जेड वहां ज्यादा होता है, जेड इज मोर, जहां पे स्पीशीज रिचनेस हाई होती है, जहां पे स्पीशीज रिचनेस क्या होती है, हाई होती है। तो आप जेड को भी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एस स्पीशीज रिचनेस कम है तो जेड भी क्या है, कम है, ठीक है। ये आप समझ रहे हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप क्या देखते हो कि जेड की वैल्यू वहां कम होती है जहां स्पीशीज कम होती है, स्पीशीज रिचनेस कम होती है। तो आप डेफिनेटली बता सकते हो जो एरिया छोटा है उसमें जेड की वैल्यू कम होती है। तो जो एरिया छोटा है वहां जेड की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे देखो फॉर स्मॉलर एरियाज लिखा भी है, फॉर स्मॉलर एरियाज द वैल्यू ऑफ जेड रेंजेस बिटवीन 0.1 टू 0.2, ठीक है। बहुत छोटी वैल्यू होती है। और जो बड़ा एरिया होता है, लार्जर एरियाज लाइक द एंटायर कॉन्टिनेंट, पूरा का पूरा एक खंड कॉन्टिनेंट, ठीक है, स्लोप आर क्लोजर टू वर्टिकल एक्सिस। तो स्लोप यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस के काफी क्लोज होता है, ये देखो स्लोप काफी ज्यादा है, स्लोप वर्टिकल एक्सिस के यानी अपना वाई एक्सिस के काफी क्लोज है स्लोप, ये वाला, ठीक है, क्लोज है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि भाई स्लोप जेड की वैल्यू वहां ज्यादा होगी जहां स्पीशीज ज्यादा होगी, और स्पीशीज वहां ज्यादा होगी जहां एरिया बड़ा होगा। तो यही है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कर दो, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और खुश रहो, जिंदगी के मजे लेते रहो। थैंक यू वेरी मच।